तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाली है हमारी वीकली Q&A वीडियो। हर हफ्ते हम करते हैं आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। इसके अंदर वो चीज करेंगे, आज भर के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रोहित और मैंने यानी कि रेसल चैटर और रेसल इंडिया ने एक बार फिर से गाइस आप लोगों के लिए कुछ नया सोचा है। और इस बार हम लेकर आने वाले इस चीज को, जो कि लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरी और रोहित की शक्ल इसके ऊपर बनी है, नाम इसका असली अखाड़ा है। पहले हम इसको कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये चीज अलग होने वाली है। यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हार्डकोर रेसलिंग फैंस के लिए होगी। यानी कि अगर आप रेसलिंग को और अच्छे से जानना चाहते हैं, कुछ एक्सटेंडेड चीजें जो कि शायद हम यूट्यूब पे बात नहीं करते हैं, वो अगर आप जानना चाहेंगे गाइस, तो ये सब आपको जानने को मिलेगा। और ऑब्वियसली इसकी जो डिटेल्स आने वाले 1 या 2 दिन और आपको पता लग जाएगी, और फिर आराम से आप उस चीज को भी एंजॉय कर पाएंगे। एक नया स्टेप हम लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस कम्युनिटी को और आगे बढ़ाया जाए, कुछ नई जगहों पर लेकर जाया जाए, और उसमें आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए होगा। तो स्टे ट्यून्ड रहें उस चीज के लिए। आज की इस Q&A वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आता है द फनी रियलिटी की तरफ से। काफी लंबा क्वेश्चन है, लेकिन बेसिकली ये कह रहे हैं कि मेन रोस्टर जो है NXT के रोस्टर को इस समय नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। पहले जेफ हार्डी एक ऐसा बंदा जो मेन इवेंट में शैंकी और वीर से हार रहा था, वो अब कैरियन क्रॉस को क्यों हरा रहा है, और कीथ ली की ट्रीटमेंट आखिर कैसी चल रही है मंडे नाइट रॉ पे बैक टू बैक लॉसेस के साथ। क्या यहाँ पे ट्रिपल एच को डिसरिस्पेक्टफुल फील हो रहा होगा? क्या NXT का इतना टैलेंट जो उन्होंने बिल्ड करा है, वो मंडे नाइट रॉ पे ऐसे ट्रीट करा जा रहा है? अब इस पॉइंट को मैं इस तरीके से देखूंगा कि भाई NXT को WWE का डेवलपमेंटल माना जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि विंस मैकमैन उस बात को वैसे देखते हैं। उनके लिए NXT एक अलग ही चीज है, मेन रोस्टर अलग ही चीज है। अगर तुम रॉ या स्मैकडाउन पे आ रहे हो, तुम्हें स्क्रैच से शुरू करना है, जीरो से स्टार्ट करना है। और इस पॉइंट पे कैरियन क्रॉस एक बड़ी फ्यूड में इन्वॉल्व है, प्रोबेबली एक ऐसी फ्यूड में जहां पे वो अपना टाइटल ड्रॉप करने वाले हैं। तो क्यों उनको मंडे नाइट रॉ पे आके हराने की यहाँ पे जरूरत है? आई थिंक कि उनका हारना उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जितना इस पॉइंट पे उनका हारना है, क्योंकि अभी उनको उस लॉस की जरूरत नहीं है। अगर वो NXT टाइटल हार चुके होते, उसके बाद रॉ पे आते, जेफ हार्डी से मल्टीपल टाइम्स हारते, और फिर स्कारलेट उनके साथ जुड़ जाती और वापस कैरियन को अच्छा दिखाया जाता, उसके पीछे सारी चीजें समझ आती कि वो अपने लॉस के बाद 2 मैच और हार गए, और मेन रोस्टर पे भी उनका जो है ध्यान नहीं लग रहा। और माना जा रहा है कि स्टोरी यही होनी चाहिए थी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गाइस, कि स्कारलेट जो है वो अभी है नहीं क्रॉस के साथ। क्रॉस काफी मैच हारेंगे, और उसके बाद स्कारलेट आके जैसे ही उनके साथ जुड़ेंगी तो क्रॉस अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। ये चीज मुझे लगता है कि WWE अगर बाद में करती टेक ओवर के तो बेटर रहता। और इस समय पे हमने देख लिया कितने एग्जांपल ऐसे हैं जो NXT से आते हैं और फिर उनका बिल्कुल कचरा हो जाता है मेन रोस्टर पे। तो आई डोंट थिंक कि मेन रोस्टर वैसे ट्रीट करता है NXT को, और उनके लिए कोई फर्क भी पड़ता है। अगर शार्लेट की NXT टाइटल रेंज वो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, तो भाई कुछ भी कर सकते हैं। और कीथ ली की जहां तक बात है, आई डोंट थिंक कि वहां पे कुछ चीजें सही हैं। कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है विंस मैकमैन और कीथ ली के बीच में, ये सिर्फ मेरे को ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली उनकी बुकिंग बेटर होती, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आता है अहाई की तरफ से, और ये कहते हैं why in recent years WWE has given more importance to the Universal Championship than the WWE Championship after introduction in 2016 it has main event to WrestleMania WWE title has only one। अब मुझे नहीं लगता कि एज सच WWE सोचती है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हमें ज्यादा प्रेफरेंस देनी है। उनको ये लगता है कि इस समय पे चैंपियन कौन है। अब रोमन रेंज अगर चैंपियन है तो उसकी स्टोरी लाइन पे हमें डेफिनेटली ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ये WWE के पास एक आइडिया है। दूसरी तरफ बॉबी लैशली WWE चैंपियन है, उन पे भी हम फोकस करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस नहीं देना उस चीज को। वो सुपरस्टार टू सुपरस्टार डिपेंड करता है। अगर ब्रॉक लेसनर इस पॉइंट पे फॉर एग्जांपल WWE चैंपियन होते, तो आई थिंक दोनों टाइटल्स को इक्वल यहाँ पे जो है वेटेज मिल रही होती। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पार्शियलिटी चल रही है, वो ज्यादा डिपेंड करता है कि चैंपियन कौन है, उस वजह से फर्क पड़ता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं सत्यम की तरफ से, कैन ग्रेट खली बैक इन WWE इंडियाज फ्यूचर? भाई मुझे नहीं लगता कि अब इंडिया का फ्यूचर ग्रेट खली हो सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने साल जो है वो बिता गए हैं रेसलिंग के अंदर। अब वो इंडिया में रहकर ट्रेन कर रहे हैं ताकि और एथलीट्स को वहां तक पहुंचा सकें जहां पे वो खुद होके आ गए हैं। तो आई थिंक खली जो है कभी ना कभी एक अपीयरेंस करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। हॉल ऑफ फेमर भी उनको बना दिया गया है, तो ऑलरेडी आई थिंक उन्होंने इंडिया को काफी प्राउड करवा दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं पंकज की तरफ से, व्हेन विल बिग ई कैश इन हिज मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन whom can he actually be successful in cashing in money in the bank contract? तो भाई देखो, ये अभी प्रेडिक्ट करना काफी अर्ली है। आई थिंक बिग ई अभी कुछ टाइम तक तो कैश इन नहीं करने वाले,
और अगर करेंगे भी तो क्या वो रोमन रेंस पे होगा और क्या वो सक्सेसफुल होगा, वो मुझे लगता नहीं। तो रोमन रेंस का टाइटल हारना पहले जरूरी है, उसके बाद मुझे लगता है कि बिग ई कैश इन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले WWE के पास टाइम है बिग ई को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने का, ताकि एक्चुअली में गाइस जब वो कैश इन करें तो हमें काफी बढ़िया भी लग सकते हैं। तो वो करना इस समय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं देवेश की तरफ से, व्हाट अबाउट ऑल एलीट रेसलिंग रैम्पेज, इज इट गोइंग टू बी अ सेकंड मेन शो फॉर AEW लाइक स्मैकडाउन फॉर WWE, प्लीज पिक द क्वेश्चन। तो मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं फटाफट से रैम्पेज की भाई। हाँ, ये एक मेन रोस्टर टाइप एक सेकेंडरी शो होगा, लेकिन सिर्फ 1 घंटे का। फ्राइडे को एयर होगा, यानी कि अगर हमें 5:30 से 7:30 बजे स्मैकडाउन देखने को मिलती है तो 7:30 से 8:30 की टाइमिंग रहेगी अकॉर्डिंग टू इंडिया AEW रैम्पेज की, यानी कि वहां के 10 PM टू 11 PM। और ये 1 घंटे का शो है, सारे टॉप स्टार्स को फीचर करेगा, एटलीस्ट ये हमें अभी तक जानने को मिल रहा है। तो अगर सारे टॉप स्टार्स इस 1 घंटे के शो पे आ रहे हैं तो आई थिंक AEW इसको एक प्लेटफॉर्म बनाएगी ताकि वो सारी चीजें इस पे दिखा सकें, डायनामाइट को प्रमोट कर सकें, ताकि और भी ज्यादा लोग डायनामाइट को देखना स्टार्ट करें। तो ये इसके पीछे आई थिंक लॉजिक है पूरा, और डेफिनेटली बड़े सुपरस्टार्स का ही शो होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं उर्दू की तरह, उर्दू कहानी वर्ल्ड की तरफ से आता है और कहते हैं विल CM Punk एंड डैनियल ब्रायन यूज देयर करंट नेम्स इन AEW। तो CM Punk के लिए तो आई थिंक डेफिनेटली वो कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी का थीम सॉन्ग और साथ के साथ अपना नाम यूज कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज के जो राइट्स हैं वो CM Punk के पास हैं। वो चाहे तो अपना एग्जैक्ट सेम बेस्ट इन द वर्ल्ड वाला कैरेक्टर भी आई थिंक यूज कर पाएंगे, लेकिन जहां तक डैनियल ब्रायन की बात है वो प्रोबेबली WWE ओन करती है। तो उनका नाम आई थिंक AEW के अंदर ब्रायन डैनियल्सन हो सकता है, द अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डैनियल्सन, इस टाइप से कुछ रखना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक गाइस कि बाकी उनका जो गिमिक है बिल्कुल अलग ही रहने वाला है। आई डोंट थिंक कि AEW वो यस वाला गिमिक यूज करेगी, वो कुछ नया फील देंगे डैनियल ब्रायन को, एक ऐसी चीज उनसे करवाएंगे जो कि शायद हमने पहले देखी नहीं, और मैं इंटरेस्टेड रहूंगा देखने में अगर वो एज अ हील डेब्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है शेख मोहम्मद की तरफ से, व्हाई WWE डिड नॉट पुश डिजर्विंग सुपरस्टार्स लाइक जेफ हार्डी एंड कीथ ली। कीथ ली के साथ तो जैसा कि मैं कह रहा हूं भाई, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं हो सकता, और वो खुद ही कह रहे हैं कि कोई कहानी है उनके पास जो बताना चाहते हैं, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेफ हार्डी की बात करें तो उनको फाइनली अपना थीम सॉन्ग वापस मिल गया, उनको एक विक्ट्री मिली कैरियन क्रॉस के अगेंस्ट, और उसके बाद जेफ हार्डी जो है गाइस कोविड पॉजिटिव टेस्ट हो गए। आई डोंट थिंक कि जेफ हार्डी इस पॉइंट पे ज्यादा लकी चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चीजें उनके साथ होती रहती हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि WWE उतना ट्रस्ट नहीं कर रही जेफ हार्डी को कि इसको हम भाई एक एक्चुअल मेजर फ्यूड में डाल सकें। आई नो कि जेफ हार्डी उस लायक है, आई नो कि जेफ हार्डी WWE चैंपियन आराम से बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या WWE एक्चुअली में उतना ट्रस्ट करती है जेफ हार्डी को कि ये बंदा हाँ हमारी कंपनी को आगे रख के अपने आप से एक्चुअली उस चीज के लिए उतना काम करेगा? शायद ये चीज है, इसकी वजह से उनको उतना पुश नहीं मिलता। बाकी हम जानते हैं कि उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी काफी पड़ा है WWE के साथ, तो उम्मीद करेंगे कि उनकी बुकिंग डेफिनेटली बेटर हो जाए। अगला क्वेश्चन आता है BFARG गेमर की तरफ से, नाउ डू यू थिंक दैट AEW इज द रियल थ्रेट बिकॉज इट इज हाईली बेटर देन रॉ वीकली? अब इसके ऊपर देखो भाई, मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि मैं तो दोनों शोज ही देख रहा हूं, WWE के भी AEW के भी। तो अगर मैं ये बोलूं कि रॉ बेटर है डायनामाइट से, तो वो बात गलत होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से फिलहाल डायनामाइट इज मच बेटर देन रॉ, क्योंकि मैं उस शो को एंजॉय कर रहा हूं। लेकिन थ्रेट की जब बात आती है, आई डोंट थिंक कि हमें एज रेसलिंग फैंस इस टाइम पे ये देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी किसके लिए एक थ्रेट है, क्योंकि हम अगर एक ऐसे टाइम में जी पा रहे हैं जहां पे दो कंपनीज अपना 100% देने की कोशिश कर रही हैं ताकि फैंस रेसलिंग को एंजॉय कर सकें, तो हमें दोनों को इक्वली अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर CM Punk, डैनियल ब्रायन, WWE का कोई भी सुपरस्टार AEW में चले जाता है तो वो अपना पर्सनल करियर भी देख के जाता है भाई, ऐसा नहीं है कि पैसा फेंका और वो इधर आ गया। ये WCW की तरह काम नहीं कर रही हैं चीजें, और लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसने WWE को धोखा दे दिया, हमारी कोई अलग ही टाइप की सिंपैथी है WWE के साथ, जो कि मेरे को ऐसा नहीं लगता कि होना चाहिए। अगर कोई हमें एंटरटेन कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, और सिंपली वही चीज हम AEW के साथ करते हैं। कोई गलती वो करेंगे तो हम उसकी भी बेइज्जती कर सकते हैं, सेम गोस फॉर WWE। तो मैं तो भाई पर्सनली एंजॉय कर रहा हूं, जिसको पूरे समय यही सोचते रहना है कि AEW तो हम देखेंगे नहीं, उसकी बेइज्जती करेंगे, क्योंकि हम बचपन से WWE देखते आ रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही बेस्ट है। तो वो आपका ओपिनियन है, और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आप गलत हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आई थिंक यही रहेगा कि इस टाइम जब रेसलिंग फैंस के लिए इतना सब कुछ करने की कोशिश कर रही है दो कंपनीज, तो क्यों ना हम दोनों को एंजॉय करें। अगली चीज की हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे अदिफ की तरफ से, और ये कहते
कहते हैं विल जॉन सीना बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बाय विनिंग द WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप। ये आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मेरी प्रिडिक्शन अभी भी यही रहेगी कि जॉन सीना एक्चुअली में गाइस जीतेंगे अपना 17 टाइटल, और वो कब होगा कैसे होगा वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन मेरी प्रिडिक्शन उन्हीं पे है कि हाँ वो रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। अगला क्वेश्चन आता है गाइस श्रवण की तरफ से, और ये कहते हैं व्हेन AEW विल एयर ऑन इंडियन टेलीविजन हु वुड लाइक टू सी पंक्स मोस्ट अवेटेड रिटर्न ऑन अ फोन और अ यूट्यूब। तो भाई डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आई डोंट थिंक कि सीएम पंक के डेब्यू से पहले डायनामाइट या फिर बाकी कोई शो एयर होना स्टार्ट होगा इंडिया के अंदर। लेकिन एक पॉजिटिव अपडेट मैं ये जरूर दे सकता हूं कि डायनामाइट का तो पता नहीं, लेकिन AEW रैम्पेज की जो डील है टेलीकास्ट की वो काफी प्रोग्रेस कर चुकी है कई सारी कंट्रीज के साथ इंक्लूडिंग इंडिया। तो AEW भी कोशिश कर रही है कि भाई अपना अलग अलग सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगहों पे अपना प्रोडक्ट वो फैला सकें, ताकि उनकी कंपनी की रीच बढ़े, उनकी कंपनी की फॉलोइंग बढ़े। डेफिनेटली वो ये चीज चाहते हैं, और रैम्पेज हो सकता है कि पूरे तरीके से एक मार्केटिंग आइडिया उनका कि हम 1 घंटे का शो करते हैं, थोड़ी सस्ती में हमको टीवी डील्स भी मिल जाएंगी और इसकी वजह से हम ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे अपने डायनामाइट को। आई थिंक एक काफी अच्छा आइडिया है, और वो चीज अगर होती है तो इंडिया में कुछ टाइम में हो सकता है रैम्पेज हमें देखने को मिल जाए। इस साल के एंड तक मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि कुछ बड़ा अपडेट हमें मिल जाएगा रिगार्डिंग ऑल एलीट रेसलिंग ऑन इंडियन टेलीविजन। लेकिन एक बार फिर से डील्स करनी इतनी आसान नहीं होती, कई सारा पैसे करोड़ों रुपए इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई ये भी हो सकता है कि बातें स्टार्ट तो हो जाएं, लेकिन एक्चुअली में डील फाइनलाइज करने में भी टाइम लग सकता है। अगला क्वेश्चन आता है डॉन किलर की तरफ से, कहते हैं रोमन सेड इन द प्रोमो दैट ही डोंट वांट टू रेसल द सेम जॉन सीना, सो कैन वी गेट द रिटर्न ऑफ डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स और हॉलीवुड जॉन सीना, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। तो देखो भाई पॉसिबल सब कुछ है, लेकिन आई डोंट थिंक कि स्टोरी लाइन के अंदर डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स या फिर कोई हॉलीवुड जॉन सीना को लाने की जरूरत है, क्योंकि रोमन रेंज एक हील है। आई थिंक अगर एक एंटरटेनमेंट करना है तो एक हफ्ते के लिए वो एज ए डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स आगे रोमन पे एक पूरा रैप प्रोमो कट कर सकते हैं। लेकिन ये समर ऑफ सीना जो है पूरा प्रमोट करा जा रहा है कि सीना अपने नॉर्मल गिमिक के अंदर नेवर गिव अप वाले गिमिक में ही जाएंगे। तो अगर आ जाते हैं वो एज ए डॉक्टर ऑफ थगोनॉमिक्स तो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई डोंट थिंक कि WWE फिलहाल उन चीजों के बारे में सोच रही है। अगला क्वेश्चन आता है स्वास्तिक की तरफ से, और ये बोलते हैं भाई कि एज 11 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने थे 2011 में जिगलर को हरा के, और उस टाइम पे जॉन सीना 9 टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे। तो अगर एज रिटायर नहीं हुए होते तो क्या इस टाइम पे वो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके होते, और इसकी काफी ज्यादा एक्चुअली में पॉसिबिलिटी है। आई डोंट थिंक कि अब एज को उतने टाइटल्स दिए जाएंगे इस पॉइंट पे उनके करियर के, लेकिन डेफिनेटली अगर एज रिटायर नहीं होते भाई तो उनको टाइटल मिलता। और अगर आपको नहीं पता, एक वीडियो में हमने डिस्कस करा हुआ है कि एज के सबसे ज्यादा जो है वो वर्ल्ड टाइटल्स हैं इन द हिस्ट्री ऑफ WWE। आई थिंक 30 या 31 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, टोटल चैंपियनशिप्स जो है उन्होंने अपने करियर के अंदर जीती हैं। यानी कि अगर हम हर एक टाइटल मिला दें जो भी एज ने जीता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमेशा से WWE एज को एज ए चैंपियन देखती थी, वो रिटायर ना होते तो एटलीस्ट 15-16 पे कहीं ना कहीं तो होते, इक्वल होते जॉन सीना के साथ, लेकिन 17 की भी पॉसिबिलिटी बनती। अगला क्वेश्चन आता है संस्कार की तरफ से, और ये कहते हैं भाई अकॉर्डिंग टू यू विच आर द 5 स्टार्स विद बेस्ट रेसलिंग स्किल्स इन द करंट रोस्टर। तो भाई एक अच्छा क्वेश्चन है, और अगर मेरे को लिस्ट बनानी हो तो ऑन द स्पॉट शायद गलत ही बनेगी, लेकिन रोमन रेंस इसके अंदर मैं रखूंगा क्योंकि क्या कंसिस्टेंसी दिखाई है। ड्रू मैकिंटायर सेम रीजन, सेथ रॉलिंस आई थिंक कभी भी हो बेकार फ्यूड हो अच्छी फ्यूड हो मैच तो अच्छा देना ही है। रिकोशे को मैं डेफिनेटली रखूंगा क्योंकि भाई भले ही उनकी बुकिंग कैसी भी हो, लेकिन जब उनको टाइम और स्पेस दिया जाता है तो रिकोशे की परफॉर्मेंस बिल्कुल आउटस्टैंडिंग होती है। और अगर 5th पे मुझे रखना हो तो बहुत सारे अलग अलग नाम है, लेकिन एजे स्टाइल्स को डेफिनेटली लिस्ट में डालना बनता है, क्योंकि भाई वो बंदा अगर अभी टैग टीम में अपनी इंडिविजुअल स्किल्स नहीं दिखा पा रहा, लेकिन प्योरली अगर हम रेसलिंग स्किल्स की बात करें तो एजे स्टाइल्स को लिस्ट में आना बनता है। अगला क्वेश्चन आता है यश की तरफ से, रूमर्स आर कमिंग दैट WWE इज प्लानिंग अ क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट, सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस टूर्नामेंट। इसके बारे में हमने बात करी थी न्यूज की वीडियो के अंदर, और माना जा रहा है कि इसके फाइनल सऊदी अरेबिया में होंगे। वो WWE के लिए एक हिस्टोरिकल चीज होगी कि एक बार फिर से विमेन का मैच वो वहां पे कर रहे हैं, लेकिन क्वीन ऑफ द रिंग नाम का कोई उसको नाम भी मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस देखो भाई सच बताऊं तो मैं इससे कोई ज्यादा लगा नहीं रहा। जब किंग ऑफ द रिंग ही इतना बेकार हुआ था तो क्वीन ऑफ द रिंग से क्या मतलब। और इस पॉइंट पे यहाँ पे विमेन्स रोस्टर की जो हालत चल रही है, क्या आपको लगता है कि क्वीन ऑफ द रिंग एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है? क्या WWE क्वीन ऑफ द रिंग सिर्फ एक गिमिक के लिए कर रहे हैं, या फिर वो होने के बाद उसको कुछ देंगे जो भी उसको जीतेगा, क्या उसे सच में पुश मिलेगा? वो जब हो जाएगी चीज तो हम बात कर सकते हैं अच्छा है या फिर बुरा है, पर एक्सपेक्टेशंस मेरी कोई खास है नहीं। अगला क्वेश्चन आता है देव की तरफ से, डैनियल ब्रायन एंड सीएम पंक जॉइन AEW, हाउ डू यू सी दिस फ्रॉम WWE's पॉइंट ऑफ व्यू? एज अ WWE फैन हाउ डू यू टेक दिस होल सिनेरियो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दी है कि भाई क्या मुझे लगता है कि मैं दोनों शोज को एंजॉय कर रहा हूं।
WWE के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो विंस मैकमैन ने लिटरली बोल दिया कि भाई AEW को हम उतना बड़ा कंपटीशन कंसीडर नहीं करते हैं, उनको हमारा और टैलेंट चाहिए, तो वो बाद में आके शायद वो भी लेने की कोशिश करेंगे। और मुझे इस बात पे ना हंसी आ रही है ना मैं इस पर कोई रिएक्ट कर रहा हूं, क्योंकि विंस मैकमैन अपने हिसाब से बोल रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। अगर टोनी खान से ये बात पूछी जाएगी तो वो कुछ और बोलेंगे और फिर फैंस का डिवीजन हो जाएगा और फैंस आके जो है लड़ना स्टार्ट कर देंगे। फायदा किसको होगा? AEW और WWE को, क्योंकि सोशल मीडिया पे जब तक इन दोनों के बारे में बात चलती रहेगी तब तक दोनों कंपनीज को फायदा होता रहेगा। तो ये बेस्ट है, फिर से रिपीट करूंगा कि आप दोनों को एंजॉय करें तो भाई देखना कितना मजा आएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बेकार है, ये थॉट ही दिमाग से निकाल देंगे तो आई थिंक बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आता है दीपक कुमार की तरफ से और ये कहते हैं क्या नाओमी विन द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप एंड जॉइन द ब्लड लाइन, दिस विल डेफिनेटली मेक द स्टेबल वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आल्सो इंप्रूव द वुमेन्स रोस्टर। तो भाई देखो ये बिल्कुल सही बात है, एक तीर से दो निशाने हैं कि चैंपियन भी बन जाएगा, रोमन की स्टोरी लाइन में उसको डाला भी जा सकता है और वुमेन्स रोस्टर के अंदर थोड़ा मजा भी आ जाएगा देखने का। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कि WWE इसको लेगी, क्योंकि कुछ पहले रूमर्स आ रहे थे कि नाओमी को शायद सीक्रेटली स्मैकडाउन पे डाल दिया गया है, तो उसके पीछे गाइस ये रीजन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन की तरफ से, ब्रो क्या अगर CM पंक को रिटर्न करना ही था तो इसको टॉप सीक्रेट नहीं रखना चाहिए था, लाइक डेब्यू ऑफ एज स्टाइल्स और एज और सीना रिटर्न, लिटरली इज द बिगेस्ट हाइप रिटर्न बट आई थिंक इट्स रूइंड अप टू सम एक्सटेंट। ये बात कहीं ना कहीं सही है, लेकिन सीना का रिटर्न आई डोंट थिंक एक सरप्राइज था, हमको बहुत पहले से पता था कि रोमन के साथ उनका मैच होगा। ऊपर से एज के रिटर्न के बारे में डेफिनेटली बहुत मजा आया, एज स्टाइल्स के बारे में, लेकिन आज की डेट में इतने सारे लीक्स हो जाते हैं कि भाई हमको वो चीज पता लग जाती है, लेकिन उस चीज का AEW फायदा ही उठा रही है कहीं ना कहीं, और भाई वो कोशिश कर रहे हैं उसको हाइप करें इनडायरेक्टली और साथ के साथ ये भी ना बताएं कि CM पंक हमारी कंपनी में है। तो देखते हैं किस तरीके से सारी चीजें वर्कआउट करेंगी, आई थिंक स्टिल देखने में बहुत मजा आएगा। अगला क्वेश्चन आता है गाइस योगेश की तरफ से और ये कहते हैं कि WWE ब्रॉक लेसनर को वापस क्यों नहीं ला रही, उनको बहुत जरूरत है लेसनर की, क्योंकि स्पेशली CM पंक और डैनियल ब्रायन अब ऑल एलीट हो चुके हैं। तो मैं फिर से ये बात बोलूंगा कि मेन रोस्टर पे इतना टैलेंट है कि अच्छी स्टोरी लाइंस बनाई जाएं। AEW का हम एग्जांपल लें तो भाई पुराने WWE स्टार्स के अलावा उन्होंने अपने भी कई सारे स्टार्स बना दिए, MJF, डार्बी एलिन, सैमी गेवारा, लैंस आर्चर, ये इतने सारे लोग हैं जो अब धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लोगों को पसंद आने स्टार्ट हो गए। ऑरेंज कैसिडी, और मेरे हिसाब से ये लोगों को टाइम दिया गया, अच्छी स्टोरी लाइंस में डाला गया है, उसकी वजह से वो चीज पॉसिबल हो पाई है। और WWE अगर अपने स्टार्स के साथ ये चीज करे तो हम हर समय ये नहीं बोलेंगे यार गोल्डबर्ग कब आएगा, रॉक कब आएगा, सीना कब आएगा, लेसनर कब आएगा, ये सारे लेजेंड्स कब वापस आएंगे ताकि हमको कुछ अच्छा देखने को मिले। और अगर हमें तब भी प्रोडक्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, तभी देखने को अच्छा मिल रहा है जब लेजेंड्स आ रहे हैं, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये शो इतना अच्छा है। तो आपको मतलब सोचना चाहिए कि भाई लेजेंड्स के बेसिस पे ही क्या हमेशा इस पे डिपेंड रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। WWE के पास बहुत भरपूर टैलेंट है और उसका बेटर यूज वो करेंगे तो बेटर होगा। अगला क्वेश्चन आता है ड्रीम गेमर की तरफ से, क्या कोविड-19 की न्यू लेयर समर स्लैम को इंपैक्ट करेगी? तो भाई यूएस में कल 80,000 केस आए थे, आज 90,000 केस आए हैं। आई डोंट नो क्या चल रहा है। नेवाडा के अंदर मास्क मैंडेटरी फिर से कर दिया गया है और इनडोर जो अटेंडेंस है समर स्लैम की, क्या उसको भी कम कर दिया जाएगा? होपफुली नॉट, ऐसा ना हो ताकि हम समर स्लैम को एटलीस्ट एंजॉय कर सकें। लेकिन थंडर डोम वापस आ जाए, अभी वीडियो बनाई थी भाई मोमेंट्स ऑफ थंडर डोम की, फिर से वापस आ रहा है। पार्ट 2 में उसका नहीं बनाना चाहता, प्लीज ये चीज सही हो। कोविड भाई दिमाग खराब उसने कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है मिस्टर एफके की तरफ से कि ये पूछ रहे हैं भाई बहुत समय से मेरा क्वेश्चन है कि स्ट्रोमैन का डाउनफॉल क्या था, और बेसिकली ये कह रहे हैं कि 2015 में उनकी बॉडी उतनी अच्छी नहीं थी, 2020 में जब वो आए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छी थी, उसकी वजह से लोग उनको बिलीवेबल मान रहे हैं। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ भी है। इसके पीछे दो रीजन है। पहला ये कि WWE की बुकिंग जो थी ब्रॉन स्ट्रोमैन के साथ बहुत ऊपर नीचे थी, कभी बढ़िया दिखा दिया तो अभी कचरा कर दिया, वो एक मेजर रीजन था उनकी डाउनफॉल का। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं ये बात बोलूंगा कि ऐसे सुपरस्टार्स काफी लिमिटेड होते हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे, मतलब वो काफी कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हम कितनी बार ब्रॉन स्ट्रोमैन को वो कोई चीज डिस्ट्रॉय करते हुए देख सकते हैं? उसकी भी कोई लिमिट है। उसके बाद उनको कुछ नया करना पड़ेगा जो हमने पहले नहीं देखा, तभी तो हम इंटरेस्ट लेंगे ब्रॉन स्ट्रोमैन के अंदर। इसकी वजह से आई थिंक लैंस आर्चर कहीं ना कहीं उस चीज में बेटर है, क्योंकि जबकि वो मॉन्स्टर वाली अपील देते हैं लेकिन रेसलिंग वाइज भी वो कमाल है, अच्छे रेसलिंग मैचेस दे सकते हैं। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन कहीं ना कहीं थोड़े लिमिटेड हैं और उनकी उस लिमिट और साथ के साथ WWE की बुकिंग, इन दोनों का मिक्सचर आई थिंक उनकी डाउनफॉल था। अगला क्वेश्चन आता है ओम सिंह की तरफ से और ये बेसिकली भाई पूछ रहे हैं कि जो भी हमारे चैनल पे यहाँ पे टॉप कमेंटर्स हैं, क्या मैं उनको देखता भी हूँ, मुझे पता है वो कौन है, और बहुत लंबी सी लिस्ट आपके नामों की इन्होंने लिखी हुई है। और डेफिनेटली भाई इसका आंसर यस है। अगर मुझे दिख रहा है कि बार बार वही सेम बंदा कमेंट में आ रहा है, हर वीडियो में आ रहा है, तो उस चीज को मैं नोटिस करता हूं, इसीलिए मैं हार्ट भी देता हूं कि आप लोग एकदम से भाई झपट के वीडियो के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बात है और इसके लिए मैं अप्रिशिएट करता हूं। थैंक यू बोलूंगा आप लोगों को जो कि मतलब वेट कर
करते हैं कि भाई नई वीडियो देखनी है बल्कि कमेंट भी करना है, तो उस चीज के लिए भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। और तभी अच्छा लगता है भाई, मोटिवेशन भी मिलती है कि अगर एक ऐसा ग्रुप तुम्हारे लिए बैठा हुआ है जो कि वेट भी कर रहा है और सपोर्ट भी करेगा, तो वो भाई बहुत बढ़िया बात है। और आज का फाइनल क्वेश्चन आता है प्रज्वल की तरफ से, भाई लंबा क्यूएनए हो गया। रैंडी ऑर्टन इज 41 एंड ही हैज बीन रेसलिंग फॉर द पास्ट 19 years as full timer and he has also stated that he will wrestle for 10 to 12 more years. I see the possibility of having him the longest full time wrestling career and breaking the Undertaker's record, and I think इसकी possibility definitely है। Randy Orton is one of the greatest of all time, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनका जो पैशन है बिजनेस के लिए, इतने टाइम तक उस चीज को करते रहना, बोर ना होना, कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहना, और तब भी फैंस तुम्हें पसंद करते रहे, ये चीज अंडरटेकर ने जो करके दिखाई भाई डेफिनेटली बहुत बढ़िया थी। और अब रैंडी ऑर्टन भी उसी चीज पे चल रहे हैं। और इन दोनों से मुझे याद आया कि WWE अनटोल्ड द फिनोमेनल लेजेंड किलर, बस 1-2 दिन और भाई, संडे या मंडे आई थिंक वो एपिसोड भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट मैं कम्युनिटी टैब पे करूंगा। तो गाइस ये थे आज के सारे क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई। अगर ऐसा था तो लाइक बटन दबा लें और बने रहें उस चीज के लिए जो कि डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।